हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एग्जाम ऑफ फाइल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो टेस्ट का मॉक नंबर 6 है, फुल मॉक, उसमें हमारा क्या कुछ स्कोर रहा है और हमें कैसे एनालिसिस करना चाहिए सो दैट हम मैक्सिमम आउटपुट उससे निकाल सकें। क्योंकि भाई अल्टीमेटली मॉक देने का मतलब क्या है? मॉक देने का अल्टीमेटली मतलब तो यही है कि हम उसको एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स का पता लगा पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ फर्दर आने वाले मॉक्स के अंदर और एग्ज़ाम स्पेशली। ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ें होती हैं ना मॉक के अंदर, वो ये होती हैं। जैसे आप इस मॉक में देखेंगे कि एवरेज टाइम कितना लिया। एवरेज टाइम मैंने लिया, एवरेज टाइम लोगों ने यहाँ पे गलत दिखा रहा है, हालांकि मैंने इसमें क्वेश्चन में 1.5 मिनट लिया है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ये केसेस बनाने वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम इसमें लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, एवरेज है टाइम 1.12 सेकेंड्स, है ना, 1.12। मैंने एवरेज से कम ही टाइम लिया है तो वो अच्छी बात है। एक्चुअली अपने को जो सही क्वेश्चन है उसमें ये देखना है कि टाइम कितना लिया है। जो गलत क्वेश्चन है वो गलत क्यों हुआ। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज करना है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट आता था तो आपने सिली मिस्टेक करी होगी उस क्वेश्चन के अंदर, वो चेक करना है कि सिली मिस्टेक किस वजह से हुई। और अगर वो सिली मिस्टेक आपको दोबारा रिपीट करने से बचानी है तो आपको एक अलग से एरर बुक अपनी मेंटेन करनी चाहिए, जिसके अंदर आप ये नोट करेंगे कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक की है इस टेस्ट के अंदर और मैं आने वाले टेस्ट में ऐसा रिपीट ना करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तीसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होती है जो आपने स्किप किए हैं। तो स्किप आप दो ही कंडीशन में करोगे, या तो आपके पास टाइम ना बचा हो, लेंदी क्वेश्चन हो, तब आप स्किप करेंगे, या फिर तब करेंगे जब आपको वो क्वेश्चन आता नहीं होगा। आता नहीं होगा तो सीखेंगे, और अगर टाइम की वजह से स्किप किया है तो उसे एक बार सोल्व करके देखेंगे कि वो जल्दी कैसे हो सकता था, है ना। अब ऐसा नहीं कर सकते आप कभी भी कि अगर मॉक हार्ड है, मतलब क्वेश्चंस लेंदी हैं, तो कोई भी पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता है जनरली ऐसे मॉक्स के अंदर। तो वहाँ पे आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आप कैसे अपना 100% दे के मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो अब जैसे हम मैथ में इस मॉक के अंदर अपने सारे ही क्वेश्चन अपने सही हो गए, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमने किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया, कि एवरेज से काफ़ी ज़्यादा टाइम की लिया हो। भाई ज़्यादा टाइम लेके सही करने का तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि अब तीसरे क्वेश्चन में जैसे देखिए हमने 2 मिनट लिए हैं, जबकि एवरेज लोग 1.123 सेकेंड्स ले रहे हैं, मतलब कि अपन ने दो गुना टाइम ले लिया इसके अंदर। तो क्यों लिया, वो अपने को चेक करना है। उसका सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, सॉल्यूशन में देख लेंगे कि हमने कैसे बनाया था और सॉल्यूशन में कैसे बना के दिया हुआ है। अगर वहाँ पे कुछ नया फॉर्मूला, नया कॉन्सेप्ट अपने को पता चलता है तो नोट डाउन कर लेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बराबर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अपने को केवल तब कॉन्शियस होने की ज़रूरत है जब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हो एवरेज से, और वो अटेम्प्ट भी ज़्यादा बच्चों ने किया हो, क्योंकि एवरेज कई बार कम तब भी आ जाता है जब मैक्सिमम लोग उसको स्किप करते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हमें देखना है कि अटेम्प्ट जो है वो भी 50-60% से ज़्यादा लोगों ने किया हो और एवरेज से अपना टाइम भी ज़्यादा लिया हो। तो वहाँ पे अपने को फिर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये तो अपने मैथ्स के अंदर हो गए। मैथ्स इसमें थोड़ा सा मेरे को लगा इजी आया था, इसलिए मैथ्स में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं, तो रीजनिंग पे मूव करते हैं। रीजनिंग में जैसे 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना था। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं दो में कंफ्यूज हो गया, मतलब मैंने एक बार गलत बना लिया, फिर मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करने वाला था मेरे को याद आया कि नहीं शिट, यहाँ पे तो गलती हो गई है। तो इसलिए फिर यहाँ पे मैंने उसको दोबारा कोशिश किया तो बनाने का, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बराबर सही है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया कि मतलब एवरेज और अपना टाइम अपने को कैसे कंपेयर करना है। अब जैसे कि रीजनिंग में ये दो क्वेश्चंस गलत हो गए। इसमें पूछा हुआ था, प्लूटो विच वाज कंसिडर्ड द नाइन्थ प्लैनेट अर्लियर इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब कि जो पहले नाइन्थ प्लैनेट हुआ करता था वो अब सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसका रीजन इन्होंने बताया कि प्लूटो हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया है। तो भाई वो उसको ड्वार्फ प्लैनेट होने की वजह से वो सोलर सिस्टम से निकला है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, जबकि मैंने एग्जाम में सोचा था कि अगर उसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया है तो वो सोलर सिस्टम से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, इसलिए मैंने बहुत बहुत ये वाला मार दिया था। जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ए जो है वो फॉल्स है और आर इज ट्रू, मतलब कि असर्शन गलत है। प्लूटो विच वाज कंसिडर्ड द नाइन्थ प्लैनेट अर्लियर इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। भाई सोलर सिस्टम का पार्ट तो वो अभी भी है ना,
सोलर सिस्टम से बाहर थोड़ी फेंक दिया है उठा के। हाँ, उसको ड्वार्फ प्लानिट का दर्जा जरूर हमने दिया है, ये रीजन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गलती हुई। इस वाले में क्या गलती हुई? द पीपल हु आर गुड इन नेचर टेंड टू हेल्प अदर्स। गुड पीपल ऑलवेज हेल्प अदर्स एंड सम ऑफ द पीपल हु हेल्प अदर्स आर गुड इन नेचर। भाई मेरे को, मैंने इसमें क्या सोचा था कि पीपल हु आर गुड इन नेचर टेंड टू हेल्प अदर्स, मतलब जो लोग अच्छे होते हैं वो दूसरों की हेल्प करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अच्छे लोग दूसरों की, ऑलवेज दूसरों की हेल्प करते हैं। सही लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गलत ही होगा। दूसरा, सम ऑफ द पीपल हु हेल्प अदर्स आर गुड इन नेचर, मतलब कि जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये इसका उल्टा हो गया, मतलब जो अच्छे होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो हेल्प करते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब ऐसे जरूरी तो नहीं है ना। तो मैंने फर्स्ट वाला करेक्ट माना था, जबकि इसमें उल्टा दिया हुआ है, गुड पीपल ऑलवेज। इसी में शायद इन्होंने क्या माना है कि ऑलवेज को गलत माना है, मतलब कि ऑलवेज हेल्प करे ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्या पता हेल्प करने की कंडीशन में ना हो। तो इस वजह से इन्होंने पहले वाले को गलत मान लिया। जबकि दूसरा, सम ऑफ द पीपल हु हेल्प अदर्स आर गुड इन नेचर, मतलब जो अच्छा है वो हेल्प करेगा और जो हेल्प करेगा वो अच्छा है, तो वाइस वर्सा ट्रू हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो दोनों क्वेश्चन अपने रीजनिंग में गलत हुए हैं, 59 और 60, दोनों ही क्वेश्चन आपके एनालिटिकल रीजनिंग के हैं। तो अब मेरे, मतलब मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक बार जाके यूट्यूब पे सर्च करूँ किसी वीडियो को जो एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर अपने स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले, अजम्पशन वाले, कंक्लूजन वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से बता रखा हो। तो एक बार जाके आप ब्रश अप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट मॉक में आप भले ही दूसरी गलतियां कर सकते हो, लेकिन इन गलतियों को करने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यही तरीका होता है अपना मॉक जो है उसको एनालाइज करने का सेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 2 में क्या होता है? देखो, सेक्शन 2 में दो तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। सेक्शन 2 में कुछ वोकेबलरी ऐसी होती है जो आपकी पीवाईक्यू में नहीं है, केवल मॉक को हार्ड बनाने के लिए उसमें डाल दी गई है। तो उस वोकेबलरी से अपने को घबराना नहीं है, उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, मैं तो यही करता हूँ, मैं अपना आपको बताता हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसी वोकेबलरी है जो मैंने अपनी, एक्सक्यूज मी, जो मैंने अपनी पीवाईक्यू में भी पढ़ी है और मेरे को गलती से भूल गई, तो उसको मैं सेपरेट नोटबुक में नोट कर लेता हूँ और नोट करने के बाद उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी वोकेबलरी है जिसका मैंने आज तक नाम ही नहीं सुना और वो सीधा मॉक के अंदर मेरे सामने आ गई है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन था, वन कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद अ क्लीन स्टेट फॉर अ गुड न्यू एंड बेटर लाइफ। तो ये अपना गलत हो गया, यहाँ पे क्लीन स्टेट का मैंने शायद मार दिया था क्लीन स्लेट, मतलब कि जो, जिसके पास कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो। लेकिन हालांकि ये मुझे तभी भी गलत लग रहा था कि एक्चुअली कन्फ्यूजन था, एक तो डी के बीच में और एक ए के बीच में, तो मतलब बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना, ये भी तो सेंस बन रहा है इसका। तो मैंने शायद डी मारा था, जबकि आंसर इसका ए होना चाहिए मुझे लग रहा है, अगर डी नहीं है तो। हाँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने को इंग्लिश में जो है वो सुधारनी पड़ती हैं। कैसे सुधार सकते हो आप इनको? आप इसको एक नोटबुक बना के रखिए अपनी मॉक के साथ। जैसे ही आप मॉक को एनालाइज करते हैं, स्पेशली काम आएगा ये आपको इंग्लिश और जीएस के अंदर। जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको साथ के साथ नोट करिए, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो क्वेश्चंस इररिलेवेंट है फॉर अपकमिंग एग्जाम। अगर रेलेवेंट लगता है तो साथ के साथ नोट बनाइए और आप उसको हफ्ते में या 15 दिन में रिवाइज करते चलिए। मैं आपको बोल रहा हूँ 3 बार में सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, कितना भी तगड़ा फैक्ट हो वो आपको 3 बार पढ़ने पे याद हो ही जाएगा। एटलीस्ट इतना याद हो जाएगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप ऑप्शन देखते ही उसको करेक्ट टिक मारेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है आपको इंग्लिश और जीएस के अंदर। यहाँ पे भी वही है, एवरी ईयर देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द ग्रैंड कैनियन। द ग्रैंड कैनियन इज बीइंग विजिटेड, विजिटिंग है तो मैंने इस बीइंग पे गया, मैं इस बीइंग होना चाहिए इस बीइंग, लेकिन ये गलत है। इसमें इन्होंने लॉजिक क्या दिया है, उस लॉजिक को चेक कर लेंगे एक बार। विजिटेड भाई, इन्होंने बोला है कि सेंटेंस इज विजिटेड बाई हंड्रेड्स, इज विजिटेड आएगा। विजिटिंग लग रहा है, अच्छा यहाँ पे ये जो विजिटिंग है ये सीधा वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको कैसे एनालिसिस करना है, इसी तरीके से एनालिसिस करना है कि आपकी जो गलती है उसको आप फर्दर रिपीट ना करो। अब अगर आप चाहें तो इसको नोटबुक में नोट कर भी सकते हैं। अदरवाइज आप जब ग्रामर पढ़ते हैं रूल बुक तो उसमें ध्यान से रिवाइज करेंगे तो ये गलती अगली बार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में रह जाएगा कहीं ना कहीं कि ये गलती मेरे से हो चुकी है। ठीक है, तो इंग्लिश का तो यही है। इंग्लिश में आपको जो लगता है कि फैक्चुअल है वो कैब है,
उसको आप नोट कर लीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, और जो एरर वाले क्वेश्चन एक आध गलत होते हैं तो उनमें आप रूल को जाके अपडेट कर लीजिए, जहाँ से भी आपने ग्रामर पढ़ी होगी वहाँ पे लिख लीजिए कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम आपसे वो गलती नहीं होगी। ठीक है, यही तरीका है मॉक में इन नंबर्स को इम्प्रूव करने का, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब यही कर रहे हैं। कौन कितने अच्छे से कर रहा है बस डिपेंड वो करता है। इसमें पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। व्हेन मिस्टर डियाज ओपन द डोर आई सेड, इसमें शायद मैंने कौन सा मैंने थर्ड मारा था। हाँ, मैंने थर्ड मारा था, लेकिन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि थर्ड तो एक तरीके से इनडायरेक्ट हो गया ना, कि बॉस बोल रहा है, बॉस वाज एंग्री एंड शाउटेड व्हाई इजंट ही देयर, मतलब ये दो लोगों के बीच की बात हो रही है, डायरेक्टली नैरेटर की बात नहीं है। इसमें यू सेड यू हैड अ हेडेक एंड द डे बिफोर, मतलब ये सीधा नैरेटर से बात हो रही है, तो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मॉक जो है वो एनालाइज करना है। तो अब चलिए, ये तो डिपेंड करेगा भाई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल करना कैसे है, बस वो मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। लेकिन अब जो डिटेल है वो तो मैं अपने आप अपने तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करूंगा। आप, जरूरी थोड़ी है मेरा 37 गलत हुआ है तो आप सबका 37 ही गलत होगा, आपका दूसरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन तरीका जो है मोडस ऑपरेंडाई वो सेम रहेगा। जीएस पे चलते हैं, जीएस में कितने गलत हो गए भाई? जीएस में काफ़ी इस बार अच्छा रहा। जीएस में जैसे कि एक ही गलत हुआ अपना ये, इसका मैंने मारा था लंबाड़ी, क्योंकि मेरे को यही एक डांस पता है जो आंध्र प्रदेश का है, हालांकि बाकी भी आंध्र प्रदेश के होंगे तभी। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में पढ़ने के लिए आपको काम आ जाए। सेव का ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है आपका सेक्शन 1 के लिए। आप जो क्वेश्चन अटक रहा है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और यूज़ हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर, तो उसको आप सेव करके रख लीजिए, और सेव्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप करते रहिए, मतलब 10-15 क्वेश्चन वीकली। ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा तो इकट्ठे भी नहीं होंगे ना आपके पास। अगर आप डेली भी मॉक टेस्ट देते हैं तो एक मॉक में कितने क्वेश्चन आप सेव करेंगे? मैक्सिमम 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो महीने में कितने 300 क्वेश्चन बनते हैं, और उसको अगर आप वीकली बेसिस पे कर लेते हो 50-50 क्वेश्चन, तो हो जाएंगे वो। ठीक है ना? तो सेव्ड क्वेश्चन को आपको करते रहना है, लेकिन अगर आप पाइल अप कर लेंगे लास्ट के लिए तो कर नहीं पाएंगे इनको। ठीक है, तो जीएस आपको अपना काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का है, बायोलॉजी मैंने अभी करी नहीं है। बायोलॉजी करी कि क्या नहीं है यार, बायोलॉजी अब पसंद भी नहीं है अपने को। ये क्वेश्चन जैसे कि मेरे को अच्छा लगता है कि इसमें 7th होगा, जब गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, ये अमेंडमेंट हुआ था, तो वो 7th अमेंडमेंट था अपना। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अपना कि स्कोर क्या रहा इसके अंदर। ओह, अपना स्कोर बना 326। 326 परसेंटाइल इज 94। हाँ, मतलब ठीक है। सेक्शन 1 से तो आई एम हैप्पी कि सेक्शन 1 में तो ठीक है। वो दो मिस्टेक्स हैं, वो दोनों एनालिटिकल रीजनिंग वाली हैं, तो उनमें अपन ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते भाई, सब्जेक्टिव रहती है, सब्जेक्टिविटी थोड़ी रहती है उनमें। सेक्शन 2 में इम्प्रूव किया जा सकता था थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर, 165 तक आ सकते थे। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा करने की। तो चलिए भाई, यही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।